हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता ही है सब लोगों को कि यूपी पुलिस की जो हमारी परीक्षा थी वो कैंसिल हो गई है। 6 महीने का टाइम दिया हुआ है दोबारा से कराने का, ठीक है। तो और जो एग्जाम आया है तो आपको पता ही चला होगा पेपर को देख करके कि किस तरह के पेपर हैं, आयोग ने किस तरह के हमसे क्वेश्चन पूछे हैं। उसी के आधार पर हम अपने तैयारी बेहतर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर लिया है आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा क्रिया, ठीक है। वैसे आज का हमारा क्रिया रहेगा, इस पर मैंने विस्तार से बात करने वाली हूं, ठीक है। क्रिया हम इसको पूरा समझते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है और ट्रिक के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो फ्रेंड, जो लोग ट्रिक पे ज्यादा निर्भर रहते हैं तो मैं एक बात कह देना चाहती हूँ, ट्रिक से भी आप तभी समझ पाएंगे जब उस आपको थोड़ा बहुत आता होगा, ठीक है। जब अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप ट्रिक से भी इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए विस्तार से समझना जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चित्र जो अभी आपको दिखाई दे रहा है इसको क्लियर से अच्छे से दिखाती हूँ और थोड़ा सा इसी पर बात करते हैं और फिर मैं अपने जो हाथ से नोट्स बनाए हुए हैं उनसे आपको पढ़ाने वाली हूं, ठीक है। अभी आपको देखो ये चित्र दिखाई दे ही रहा होगा। इसमें क्या है, पानी में मगरमच्छ है और उसकी पीठ पर बंदर बैठा है। तो अब ये पानी में जो मगरमच्छ है वो कर क्या रहा है, ऐसा समझ लो ये एक नदी है, ठीक है। और शीतल जल है, इसका ठंडा ठंडा जल है। मगरमच्छ क्या कर रहा है, इस जल में तैर रहा है। तैरना क्या है, क्रिया है, ठीक है। और उसकी पीठ पर कौन बैठा है, बंदर बैठा है, ठीक है, बैठा है ना। बंदर ने मगरमच्छ को स्वादिष्ट फल दिए हैं, ठीक है, दिए हैं। अभी आप समझ लीजिए कुछ चीजों को, है ना। और मगरमच्छ उन फलों को खा रहा है। फल तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं मगर मैं ऐसे ही समझ लो, वे दोनों पक्के मित्र बन गए हैं। तो ये क्या है, एक छोटा सा, मतलब मैंने इसकी रोचकता बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा इसे इसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि वो तैर रहा है। तैर रहा है तो वो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, बैठा है, ठीक है, दिए खा रहा है, मित्र बन गए हैं, है ना। अब हम फाइनली बात करने वाले हैं क्रिया पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा इसे मौखिक बता देना चाहती हूं कि जो शब्द किसी कार्य के होने या करने, किसी घटना के घटने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपकी समझ में आ रही होगी। तो हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है थोड़ा समझ लेते हैं उनको, है। यहां से देखिए क्रिया और मुख्य बिंदु जो इंपोर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है, कार्य के होने या करने को क्रिया कहते हैं, ठीक है। कार्य के होने या करने को क्रिया कहते हैं। समझ में आया? अभी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारी क्रिया हो जाएगी, है ना। जैसे आप क्या कहते हैं, गमलों में पानी दे रहे हैं, समझ लीजिए गमलों में पानी दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आप क्रिया कर रहे हैं ना। मम्मी खाना बना रही हैं, क्या कर रही हैं, खाना बना रही हैं। तो इसको हम अच्छे से समझने के लिए देखो और समझते हैं। क्रिया को 2 आधारों पर बांटा गया है, ठीक है। क्रिया को 2 आधारों यानी 2 भागों में बांटा गया है, समझो। नंबर 1 है कर्म के आधार पर। एक तो हमने क्रिया को बांटा है कर्म के आधार पर, कर्ता ने कर्म को करण से, ये तो सबको आपको आती होंगी ना विभक्तियां। तो आप समझ लिए कि एक तो हमने क्रिया को कर्म के आधार पर बांटा है और दूसरा बांटा है संरचना के आधार पर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई हुई। कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर
हमने क्रिया को दो भागों में बांटा है, ठीक है, दो आधारों में बांटा है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। अब यहां पर देखिए, कर्म के, इसके भी आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो हैं, है ना। कर्म के भी दो हैं, इस बात को आप समझिए। कौन से हैं? कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। समझ में आ रहा होगा आपको, इसलिए मैंने इसे मोटा मोटा लिखा है, बड़ा बड़ा लिखा है। एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब हम इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। जिस क्रिया में कर्म अपेक्षा न हो वह अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा को सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा हो, यानी जहां कर्म की अपेक्षा हो वह सकर्मक क्रिया है, ठीक है। और जिसमें कर्म की अपेक्षा ना हो वो कैसी है? वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। समझ में आया? इसको और समझते अच्छे से, ठीक है। अब यहां से समझते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना अभी हमने पढ़ा है ना कि देखो संरचना के आधार पर, तो अब यहां कर्म के आधार पर हो गया है, कर्म के आधार पर बात हो गई है। तो कर्म के आधार पर हमने पढ़ लिया अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा न हो, सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा हो, सकर्मक क्रिया। अब हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? दूसरा हमारा संरचना के आधार पर क्रिया के कितने वेद हैं? संरचना के आधार पर क्रिया के 5 वेद हैं। ये बात समझ में आई? समझ में आया? तो इसके समझते हैं सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, ठीक है। और चौथा है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, 5वां पूर्वकालिक क्रिया। ये हमारे संरचना के आधार पर है। ये बात अब आपकी समझ में आई है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग सामान्य क्रिया कहलाता है। समझ में आ गया? वाक्य में केवल एक क्रिया का प्रयोग सामान्य क्रिया कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट सिर्फ पॉइंट है, अभी मैं मेन बिंदु पर नहीं आई हूं, इतना समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? जब क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हो तब वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। धातु आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? इसको भी मैंने समझाने अब रखा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण। क्या आप संज्ञा तो सब जानते हैं, सर्वनाम विशेषण इनको जानते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय, क्या प्रत्यय जानते हैं? जोड़कर बनाई गई क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। देखिए, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ और प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। प्रत्यय आप समझते हैं, वे शब्दांश जो क्या कहते हैं, मूल शब्द के बाद प्रयोग किए जाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। सर्वनाम वह ये क्या है? सर्वनाम। विशेषण क्या है? आप समझते नहीं? अभी देखो आरओ का एग्जाम हुआ था, प्रविशेषण भी पूछा था, विशेषण भी पूछा था, और आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। और फ्रेंड्स, मैं और सबसे ये बात कह देना चाहती हूँ कि जब भी आपको लग रहा है कि आपके सब्जेक्ट में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बेहतर होने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक भी पॉइंट इसमें छोड़ा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करे वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। मुख्य क्रिया से पूर्व, नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे। अब हमारा
शुरू होता है यहां से चैप्टर। यहां से समझिए क्रिया, इसकी परिभाषा, जो शब्द किसी कार्य के होने या करने की घटना के घटने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, है ना। क्रिया की विशेषताएं, ये डेफिनेशन कभी आपसे पूछ ले, क्योंकि ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है याद करने में, सिंपल सा है। जो शब्द किसी कार्य के होने, किसके होने, कार्य के होने या करने की घटना के घटने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं वे क्रिया कहलाते हैं। ठीक है। क्रिया की विशेषताएं, अब हम समझते हैं क्या है क्रिया की विशेषताएं। पहला पॉइंट है क्रिया के बिना, क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। कैसे, समझिए इसको। जैसे शीतल निबंध लिख रही है, तो ये जो मैंने इसीलिए इसको देखो पूरा प्रयास किया है आपको समझाने के लिए। लिख रही है, इसे ग्रीन से लिखा हुआ है क्रिया के साथ। अब ये क्या है, ये जो हमारा वाक्य है वो क्रिया के साथ प्रयोग हो रहा है। दूसरा देख लेते हैं, शीतल निबंध। अब यहां पर मैंने डैश करके छोड़ दिया है ना, क्वेश्चन मार्क लगा के और छोड़ दिया है। क्रिया का इसमें अभाव है, यानी यहां पर कोई क्रिया नहीं हो रही है। शीतल निबंध, अब क्या कर रही है, निबंध का कुछ पता चल रहा है आपको, तो यहां तो क्रिया का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। लिखना, ये क्या है, क्रिया है ना, यहां तो इसका क्रिया का प्रयोग हो रहा है। लिखना क्या है, क्रिया है। चलना क्या है, क्रिया है। ठीक है। दौड़ना क्या है, क्रिया है। मगर यहां तो वो लिख रही है, तो यहां तो क्या है, क्रिया का प्रयोग हो रहा है। मगर क्या यहां पर क्रिया का प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है। तो यहां क्या है, क्रिया का अभाव है। ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं, जो कुछ की जाती हैं। देखो, कुछ क्रियाएं तो स्वयं घटित होती हैं और कुछ की जाती हैं, परंतु क्या है, कुछ की जाती हैं, है ना, कुछ की जाती हैं। कैसे समझते हैं इसको। जैसे अब नदी में जल, अब क्या हो रहा है, ये यहां पे देखो बह रहा है, तो नदी में जल बह रहा है। क्या हो रहा है, ये स्वयं घटित हो रही है कि नहीं भाई, बह रहा है, हम थोड़ी उसे बहा रहे हैं, वो स्वयं ही तो बह रहा है नदी में जल। तो यहां क्या है, ये अपने आप हो रही है। ठीक है। नाविक नाव चला रहा है। अब यहां जो नाव है वो नाविक के द्वारा चलाई जा रही है ना, वो स्वयं नहीं चल रही है। स्वयं अगर उस नाव को छोड़ दोगे तो जाने कहां की कहां पहुंच जाएगी। ठीक है। और यहां इससे समझ सकते हो आप कि नदी में जल बह रहा है, तो ये क्या है, ये क्या कहते हैं, स्वयं घटित हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं। कुछ क्रियाएं कैसी होती हैं, एक शब्द की होती हैं। कैसे होती हैं, जैसे मयूरी ने कहानी सुनाई। कहानी, मयूरी ने कहानी सुनाई। अगला पॉइंट है मयूरी कहानी सुना रही है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक ही क्रिया की बात हो रही है। सुनाई से पता चल रहा होगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट है, हम पॉइंट देखते हैं, क्रिया के रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाते हैं। देखो क्या क्या बोला है उसने, रूप बोला है, लिंग बोला है, वचन बोला है, कारक बोला है, काल बोला है ना।
आदि से प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाती है। कैसे परिवर्तित हो जाती है समझते हैं। रूपेश खेल रहा है, रूपेश खेल रहा है। तो यहां बात जब वो लिंग की कर रहा है, लिंग के कारण यहां पर देखो रूपेश खेल रहा है और यहां पर क्या लिखा है, रीना खेल रही है। ठीक है, तो यहां रूपेश क्या है, खेल रहा है। तो रहा है, रही है, यहां से पता चल रहा है ना कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना। कभी कभी हमें पता नहीं चल पाता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हम क्या करते हैं, रहा है, रही है, ये लगा करके पता कर लेते हैं कि ये जो है, जैसे अभी मान लीजिए अभी आप ले लीजिए जैसे फूल है, तो क्या स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है ना। तो फूल क्या हो जाएगा, पुष्पम नपुंसकलिंग में चला जाएगा अगर देखा जाए तो, है ना। अभी मान लीजिए जैसे अभी कोई खिड़की ले लो, ठीक है, अब खिड़की है तो यहां पर अभी ऐसे समझ दो खिड़की खुली है, तो ये एकदम सार्थक लग रहा है ना। अभी आप कहोगे खिड़की खुला है, मगर देखो कहीं कहीं की जो लैंग्वेज होती है ना, कुछ ऐसी होती हैं कि वो अपने क्षेत्रीय भाषा के ऊपर ही मतलब डिपेंड करता है, पर वहां के लोगों को उनकी लैंग्वेज में समझ आता है, वो सब कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कहीं कहीं की तो लैंग्वेज होती है इस तरह की कि उनका पता ही नहीं चल पाता, जब हम लोग सुनते हैं तो पता नहीं वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ बिहार के लोग हैं, उनका समझ में नहीं आता है, और भी हैं, खैर छोड़ो, हमें उनसे नहीं। लिंग के कारण परिवर्तन, यहां पर क्या हो रहा है, इधर रूपेश खेल रहा है, रूपेश कौन है, एक लड़का है, खेल रहा है क्रिया से पता चल रहा है, रीना खेल रही है ना। तो यहां लिंग के कारण परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, लड़का दौड़ रहा है और लड़के दौड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या है, वचन, एक वचन, द्विवचन। ठीक है, हिंदी में एक वचन द्विवचन चलते हैं और संस्कृत में तीन वचन चलते हैं। ठीक है, वचन के कारण परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ दौड़ रहा है ना, तो अकेला है, दौड़ रहे हैं, लड़के दौड़ रहे हैं, तो यहां पर क्या है, दौड़ रहे हैं, तो यहां पर ज्यादा लड़के हैं। ठीक है, तो यहां समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इसमें, मैंने कल खाना नहीं खाया, मैं खाना खा रही हूं। तो यहां काल के कारण परिवर्तन हुआ है, तो यहां पर हमें कल की बात हो रही है, तो यहां काल की बात हो रही है ना। कल ये क्या है, हमारे काल से संबंधित है ना। खाना खा रही हूं, तो अभी की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, काल के कारण परिवर्तन हुआ है। तो इतनी बात समझ में आई, क्रिया की कुछ विशेषताओं में ये हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है 5, समझते हैं थोड़ा इसको भी अच्छे से। देखो ये क्या कह रहा है, क्रियाएं सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती हैं। ये तो आप देख ही रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, खाया था, खा रही हूं, तो ये क्या है, वाक्य के अंत में ही तो लगाया जा रहा है। आ रही है ना समझ में, सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती हैं। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। आ रही है बात समझ में, एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती हैं। पहला पॉइंट है, गुंजन ने जूते खरीदे, गुंजन ने जूते खरीदे। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, गुंजन ने बाजार जाकर जूते खरीदे। तो इसमें क्या है, दो क्रियाओं की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, गुंजन ने बाजार जाके जूते खरीदे। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं, इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लीजिए, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। समझ में आया, यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है।
तो क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, जैसे समझ लीजिए यहां से, माली पौधे सींचता है, माली पौधे सींचता है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। यहां पर क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। समझ में आया? ये तो लिंग की बात हो गई, है ना। पुल्लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन, है ना। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया है तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार होती है। जैसे दादी ने कहानी सुनाई, दादी ने कहानी सुनाई, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। दादी ने आम खाया, पुल्लिंग, एक वचन है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट है धातु। देखो अभी आपको ये धातु है ना, ये धातु हम वैसे संस्कृत में, अगर जब हम संस्कृत पढ़ते हैं ना तो बड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। समझ में आया? तो धातु या फिर क्रिया वही एक ही बात है। धातु क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान होता है वह उसकी धातु है। जैसे पढ़ेगा, पढ़ रहा है, पढ़ता है, पढ़ लेगा, पढ़ चुका, पढ़ना चाहिए, पढ़ो आदि में पढ़ समान रूप से आया है। यही क्रिया का मूल अंश है ना। मूल अंश क्या है? पढ़, आप समझ लो पढ़ है, ठीक है। और जो लेगा, चुका, ये अलग अलग हैं, ऐसे समझिए। इसे ही धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, चल, ये हमारी धातु हैं, ठीक है। और जैसे पढ़ से क्या बनेगा? उसमें ना प्रत्यय आप जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? पढ़ना हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? फिर हमारी क्रिया हो जाएगी, ठीक है। चलो समझते हैं और अच्छे से, ठीक है। क्या कह रहा है? क्रिया का मूल अंश धातु कहलाता है। हाँ जी, क्रिया का मूल अंश धातु कहलाता है। जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी होगी तो उनको ये सब कुछ समझ में आ जाता है, क्योंकि वहां विभक्ति वगैरह से क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्रिया की मूल धातु की पहचान, मूल धातु का प्रयोग, मूल धातु का प्रयोग तू सर्वनाम के साथ किया जाता है। जैसे तू भाग, तू लिख, तू भाग, तू लिख, तू चल आदि। ये क्या है? तू जो है ये सर्वनाम है। तू का जहां प्रयोग हो रहा है ये तीनों जगह आप देख सकते हैं। देखो भाग क्या है? क्रिया है, ठीक है। भाग नहीं, भाग, सॉरी, भाग तो धातु है भाई। भाग, लिख, चल, ये क्या है? ये तो धातु है ना। अगर इसमें ना जोड़ देंगे तो भागना क्या हो जाएगा? फिर क्रिया हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे समझो, लिख है, क्या है? धातु है, ठीक है। ऐसे और समझिए, यहां पर देखो, यहां पर मैंने इंपोर्टेंट करके नोट कर दिया है इस तरह से। जैसे भाग, लिख, चल, हंस, आ, जा, खा, रुक आदि, ये सब क्या है? क्रिया की मूल धातु है भैया। क्रिया का मूल रूप है। मैं आपको बता दूं, जैसे इसका जो मूल शब्द है ना, यही है चल। चल क्या है? अभी यहां से आप चल को देख समझ लीजिए। जैसे चल है, ये मूल शब्द है चल, है ना। अगर आपने इसमें ना जोड़ दिया, ना प्रत्यय है और आपने इसे जोड़ दिया इसमें, तो चलना हो जाएगा ना, चलना। तो ये क्या बन जाएगा? क्रिया हो जाएगी। पहली बात समझ लीजिए। और आपने यहां आ जोड़ दिया, मैं इसे करके दिखा दूं क्या? ऐसे ही समझिए, खैर। और आपने अगर इसे यहां आ जोड़ दिया तो अचल हो जाएगा। तो आ क्या हो जाएगा? उपसर्ग। तो आपको उपसर्ग, प्रत्यय या कुछ भी पहचानना है तो सीधी सी बात है, उसके मूल शब्द को पकड़िए।
जब आप ये संस्कृत में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, मगर यहाँ हिंदी में जितने हैं उसके आधार पर समझ लीजिए। भाग, लिख, चल, हंस, है ना, आ, जा, खा, रुक आदि ये क्रिया की क्या है, मूल धातु है। इन्हीं से रूप फिर हमारे परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए समझते हैं क्रिया का सामान्य रूप क्या है। क्रिया का सामान्य रूप क्या है, जरा इसे समझ लेते हैं। देखो, क्रिया की मूल धातु के पीछे ना जोड़ देने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे खा प्लस ना बराबर खाना। हम जब हमारे पास में छोटे बच्चे आते हैं कक्षा 1 में, तो हम इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप देखिएगा कभी, अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो ऐसे ही शब्दों को उनको जोड़ जोड़ के, अलग अलग शब्दों को जोड़ जोड़ के तब बताया जाता है। जैसे तो यहाँ खा प्लस ना बराबर खाना, पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना। ठीक है, खाना, पढ़ना, जाना, चलना, उठना, रुकना, सोचना आदि क्रिया के सामान्य रूप हैं। समझ लीजिए क्या है ये, क्रिया के सामान्य रूप हैं। ठीक है, धातु के भेद, हम धातु को समझते हैं। धातु के भेद, धातु के 4 भेद हैं। धातु के कितने भेद हैं, 4 हैं। पहला है सामान्य धातु। क्रिया के धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया की सामान्य धातु बनती है। कैसे, जैसे क्रिया के धातु, है ना, यहां पर तो मैंने लिखा हुआ है धातु, यहां आप ये क्रिया के छोड़ दें, धातु प्रत्यय और सामान्य धातु। पढ़ ना, पढ़ प्लस ना, तो ये क्या है, सामान्य धातु है पढ़ना। सुन ना, यानी सुन प्लस ना सुनना। सुनना, तो ना क्या है, इसमें प्रत्यय है। धातु कौन सी है, पढ़, सुन। ठीक है, ये हमारी धातु है। तो मैं यहाँ धातु की भी बात करने वाली, मैंने धातु के भी चैप्टर को लिया हुआ है ताकि कहीं से भी कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना, हाँ, सब कुछ क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट है व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु, सामान्य धातुओं में प्रत्यय लगाने पर व्युत्पन्न धातुएं बनती हैं। सामान्य धातु में प्रत्यय लगाने पर कैसे, जैसे चल, और यहां पर है चलना, और व्युत्पन्न धातु हो जाएगी चलना या चलाया या फिर चलवाया। देख, सामान्य धातु हो, देखो धातु और फिर सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु। धातु में आ जाएगा चल और देख। सामान्य धातु में चलना, देखना। व्युत्पन्न धातु में चलना, चलाया, चलवाया। ठीक है, और यहां पर देख, देखना, दिखाना, दिखवाना, दिखाया। अब यहां आप कहेंगे इसके लिए कि दिखवाया, कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम कोई जैसे परीक्षा दे के आ रहे हैं तो हम उसका जो परीक्षा फल है उसे क्या करते हैं, कई बार आजकल तो सब अपने अपने मोबाइल पे देख लेते हैं, नहीं पहले क्या करते थे, कहीं नजदीक अपने शहर में जाकर के वहां पर क्या करते थे, दिखवाते थे। तो ये दिखवाना हो गया, दिखाया, या आप स्वयं दिखा रहे हैं किसी चीज को। ठीक है, ठीक है, दिखवाया या किसी से कह के दिखवाया, करवाया, जो भी है। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आई होगी। नेक्स्ट मैंने जैसे धातुओं के 4 भेद बताए थे। सामान्य धातु हो गई, व्युत्पन्न धातु हो गई, और तीसरा पॉइंट है नाम धातु। जब यहां से हम समझ लेंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो नाम धातु को समझते हैं। यहां तीसरा पॉइंट है नाम धातु। नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर जो धातुएं बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं।
जैसे संज्ञा से, जैसे मानिए शर्म, शर्म से क्या बनेगा? शर्माना। बात से वत्याना। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, शर्म से शर्माना और बात से वत्याना। तो एक और ये इसके 2 उदाहरण ही लिए हैं मैंने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4, मिश्र धातु। मिश्र धातु, इसे समझते हैं। वे धातुएं जो संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लेना, लगना, होना, आना आदि लगाकर प्रयोग की जाती हैं, उनको हम मिश्र धातु कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे अब यहां से समझिए, जैसे संज्ञा से आप समझिए, यहां से किसे? संज्ञा है ना। संज्ञा से यहां है ये बात प्लस करना। क्या एक शब्द बात है, दूसरा है करना। बात प्लस करना, तो यहां पर पूरा हो जाएगा बात करना। ये संज्ञा से है। ठीक है, मिश्र धातु की बात हुई है, तो इसमें क्या है? मिश्र ही तो हो रहा है। बात अलग है, करना अलग है। ठीक है, विशेषण है ना। अब यहां देखो, होना, होना, होना क्या है ना। और बुरा क्या है? विशेषण। भाई बुरा विशेषण तो ये हो रहा, बुरा प्लस होना, तो क्या हो गया ये? मिश्र धातु में बुरा होना हो गया। मिश्र ही तो हो रहा है। क्रिया विशेषण, अब यहां आप देख लीजिए, और ज्यादातर पूछता है ना क्रिया विशेषण के बारे में। धीरे और प्लस होना, देखो धीरे प्लस होना, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। धीरे होना, धीरे होना, तो ये क्रिया की विशेषता ही तो बता रहा है। होना क्या है? क्रिया है। और धीरे, मगर कैसे हो रही है? धीरे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। और अक्सर करके यहां से ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्रिया के भेद। क्रिया के भेद, क्रिया के 2 आधारों पर किए जाते हैं। 2 भेद हैं, मतलब आधारों पर 2 भेद किए जाते हैं। ठीक है, एक तो कर्म के आधार पर और एक संरचना के आधार पर। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर यहां पर हम इसको अच्छे से स्पष्ट करने वाले हैं, क्योंकि पहले तो हमने उसे ऐसे ही पढ़ लिया था। ठीक है, यहां पर क्लियर करने वाले हैं कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो अब हम बात करने वाले हैं कर्म के आधार पर क्रिया के। अब यहां पर देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं जो मैंने अभी बताया था। एक तो अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। यहां तक बात समझ में आ गई? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, पहला पॉइंट है कर्म के आधार पर क्रिया के भी 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, है ना। अब यहां हम बात करने वाले हैं अकर्मक क्रिया। यानी बिना प्लस कर्मक, कर्म के, यानी बिना कर्म के। ठीक है, वे क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता है और ना ही जिन्हें कर्म की अपेक्षा होती है, उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये इसकी आप परिभाषा समझ सकते हैं। जैसे वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। एक तरह से देखा जाए तो ये इसकी जो परिभाषा बन रही है सही तरह से। ठीक है, जैसे आना, जाना, सोना, उठना, नाचना, तैरना आदि, ये क्या है? अकर्मक क्रिया चल रही है हमारी। ठीक है, जैसे अभी यहां पर 2 उदाहरण दिए हुए हैं। सांची सो रही है, तो क्या सांची सो रही है, तो यहां आप विभक्ति भी जोड़ के कर सकते हैं। सांची सो रही है, तो यहां आप ये शब्द पकड़िए, वाक्य में जो कर्म की अपेक्षा नहीं रखती वह अकर्मक क्रिया है। क्या कोई कर्म हो रहा है? शेर दहाड़ रहा है। शेर क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। से दहाड़ा। इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या यहां पर कहीं
कर्म का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ ने कर्ता ने कर्म को, आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं क्या को विभक्ति यहाँ पर आई है? नहीं आई है ना। कहीं पर आपको कर्ता ने कर्म को विभक्ति आई है? नहीं आई है। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि इन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं है। इस क्रिया में कर्म की जरूरत नहीं है, अपेक्षा नहीं, इसलिए ये दोनों क्रियाएं अकर्मक हैं। इसलिए ये जो दोनों क्रियाएं हैं वो क्या हैं? अकर्मक हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इंपोर्टेंट पॉइंट, अकर्मक क्रिया के व्यापार का फल यानी प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है। यहां ये इंपोर्टेंट है, क्या है? अकर्मक क्रिया के व्यापार का फल, प्रभाव, फल या प्रभाव कह लीजिए, केवल कर्ता पर पड़ता है। ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इसकी पहचान भी मैंने देखो यहां पर लिख रखी है, अकर्मक क्रिया की पहचान। अब हम इसकी पहचान क्या करवाएंगे? क्या पहचान है? वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसे या फिर किसको, ये तीन इंपोर्टेंट हैं शब्द हमारे, क्या, किसे, किसको। प्रश्न किए जाने पर यही तीनों प्रश्न किए जाने पर यदि कोई उपयुक्त उत्तर प्राप्त न हो तो वह क्रिया अकर्मक होती है। इतनी बात समझ में आ गई? कैसे? जैसे कविता नाच रही है तो हमें इन्हीं तीनों को ही लगाना है और किसी को नहीं लगाएंगे। कविता नाच रही है, यहां हमने क्या किया है? प्रश्न किया है। तो प्रश्न पहले हमने क्या लगाया है? ठीक है, क्या नाच रही है, तो क्या हमें सार्थक उत्तर मिला? नहीं। किसे नाच रही है, इसी सेंटेंस में ढूंढना है हमें, ठीक है। किसे नाच रही है, क्या इससे उत्तर मिला? नहीं, कोई उत्तर नहीं, ठीक है। कोई उत्तर हमें, मतलब सार्थक उत्तर हमको नहीं मिला है। वह सो गया, ये दूसरा उदाहरण लिया है। एक तो ये है, देखो, एक तो ये है, दूसरा ये है, वह सो गया। अब हम इससे प्रश्न करके देखते हैं, यही तीनों वाले, ठीक है। वह सो गया, अब यहां पर लगा के देखो, क्या सो गया, तो क्या सार्थक उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। किसे सो गया? नहीं मिल रहा। किसे लगाया? किसको सो गया? नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा। कोई उत्तर हमारा सार्थक नहीं मिल रहा। तो ये क्या है? ये इसकी पहचान है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या, किसे, किसको। अकर्मक क्रिया में क्या, किसे, किसको लगाकर हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी अकर्मक क्रिया है, ये इसकी पहचान है, ठीक है। अकर्मक क्रिया आपको समझ में आई होगी, धातु समझ में आई होगी। आप एक दो बार जब वीडियो को बार बार देख लोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब दूसरी है हमारी सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया को हमने समझ लिया अच्छे से और उसकी पहचान समझ लिया है। अब हम समझते हैं सकर्मक क्रिया। स यानी साथ, सा का क्या अर्थ है? साथ, प्लस कर्मक यानी किसके साथ? कर्म के साथ। वे क्रियाएं जिनमें कर्म पाया जाता है अथवा जिन्हें कर्म की अपेक्षा होती है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इन क्रियाओं का फल प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अब यहां समझिए, इसे इंपोर्टेंट है, ये इसकी परिभाषा समझ लीजिए। जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है अथवा जिसमें कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, लिखना, ढोना, सिलना, पीना, काटना, बनाना आदि। ये क्या है? सकर्मक क्रिया की बात चल रही है, ठीक है। यहां दो उदाहरण लिए हैं। मां खाना बना रही है, मां खाना बना रही है।
वरुण दूध पी रहा है। इन वाक्यों में बना रही है तथा पी रहा है, ये क्या है? क्रियापद है। बना रही है, पी रहा है, ये दोनों क्या है? क्रियापद हैं। ठीक है, क्रियापद हैं। तथा खाना और दूध क्या है? खाना और दूध क्या है? ये कर्म है। खाना, खाना, ये खाना और दूध क्या है? ये कर्म है। ठीक है, कर्म का प्रयोग होने से दोनों क्रियाएं सकर्मक हैं। दोनों क्रियाएं कैसी हैं? सकर्मक हैं, क्योंकि यहां दोनों में खाना और दूध कर्म है। वरुण पी रहा है, तो ये ऐसे सेंटेंस, ये तो संशय हो जाएगा ना कि आखिर क्या पी रहा है? पानी पी रहा है, दूध पी रहा है, या फिर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, क्या पी रहा है? तो ये क्या है? वो दूध पी रहा है। ठीक है, अब क्या है? हम इसकी पहचान देखते हैं। सकर्म क्रिया की पहचान क्या है? सकर्म क्रिया की पहचान वाक्य की क्रिया से। वाक्य की क्रिया से क्या? अब यही तीनों अकर्मक क्रिया में थे और यही सकर्मक क्रिया में है। क्या, किसे, किसको। क्या, किसे या किसको। तो अब ऐसे ही इसमें भी प्रश्न किए होंगे। प्रश्न किए जाने पर उपयुक्त उत्तर प्राप्त होता है तो वाक्य की क्रिया सकर्मक है ना। अगर हम प्रश्न करते हैं तो हमें उत्तर मिल जाता है। जैसे दीदी सूट सिल रही है। प्रश्न करिए, क्या सिल रही है? सूट सिल रही है। ठीक है ना। और किसान गेहूं, मतलब एक मिलना चाहिए तीनों में से, ये नहीं है कि तीनों ही लगा के क्या, या तो क्या फिट हो जाए, या फिर किसे फिट हो जाए, या फिर किसको। इन तीनों में से अगर कोई एक फिट हो रहा है तो आप समझ लिए क्रिया क्या है? सकर्मक है। दूसरा पॉइंट है यहां जो किसान, फसल होगा ये। ठीक है, यहां पर गेहूं काटना नहीं होगा, फसल काटना हो जाएगा। जैसे किसान फसल काट रहे हैं या काट रहा है, तो क्या काट रहे हैं? वो फसल काट रहे हैं। अब फसल काय की है? गेहूं की है, जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है माँ ने बच्चे को बुलाया। माँ ने बच्चे को बुलाया, तो यहां किसका प्रयोग किया? किसे, यानी किसे, दूसरे का प्रयोग हो रहा है ना। किसे बुलाया यानी बच्चे को बुलाया। ठीक है, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है। और इंपोर्टेंट पॉइंट और भी है सकर्मक क्रिया से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी ये इसका एक पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा पार्ट आने वाला है। ठीक है, तो अभी तो हमारी जो बात हुई है ना, वो कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं उसके बारे में बात हुई है। इसका जो दूसरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें संरचना के आधार पर होगा। ठीक है, जैसे संरचना के आधार पर आपको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। सकर्म क्रिया के कितने भेद हैं ये भी विस्तार से समझाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।